नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लीगल हेल्पलाइन ये कार्यक्रम जिसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं और आज हम आपको साइबर क्राइम से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में साइबर फ्रॉड की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। और आज का युग कंप्यूटर और इंटरनेट का युग है। कंप्यूटर की मदद के बिना किसी बड़े काम की कल्पना करना भी आज के दौर में बेहद मुश्किल है और ऐसे में अपराधी भी तकनीक के सहारे हाईटेक हो रहे हैं। वो जुर्म करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस और वर्ल्ड वाइड वेब आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स खूब चलन में हैं। ऐसे में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ईमेल, चैट वगैरह के जरिए बच्चों या फिर महिलाओं को तंग करने के मामले अक्सर सामने आते हैं। इन आधुनिक तरीकों से किसी को अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजना या किसी भी रूप में परेशान करना साइबर अपराध के दायरे में ही आता है। ऑनलाइन ठगी या चोरी भी इसी श्रेणी का अहम गुनाह होता है और किसी भी वेबसाइट को हैक करना या फिर सिस्टम डेटा को चुराना, ये सभी तरीके साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। साइबर क्राइम दुनिया भर में सुरक्षा और जांच एजेंसीज के लिए परेशानी का सबब बन गया है। भारत में भी साइबर क्राइम मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकार ऐसे मामलों को लेकर बहुत गंभीर है। भारत में साइबर क्राइम के मामलों में सूचना तकनीक कानून 2000 और सूचना तकनीक संशोधन कानून 2008 लागू होते हैं, मगर इसी श्रेणी के कई मामलों में भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून और यहां तक कि आतंकवाद निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। साइबर क्राइम के कुछ मामलों में आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए आईटी नियम 2011 के तहत भी कार्रवाई की जाती है और इस कानून में निर्दोष लोगों को साजिशों से बचाने के इंतजाम भी हैं। लेकिन कंप्यूटर, इंटरनेट और दूरसंचार इस्तेमाल करने वालों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि उनसे आने जाने में कोई साइबर क्राइम तो नहीं हो रहा है। किसी व्यक्ति, संस्थान या संगठन आदि के किसी सिस्टम से निजी या फिर गोपनीय डेटा या सूचनाओं की चोरी करना भी साइबर क्राइम है। अगर किसी संस्थान या संगठन के अंदरूनी डेटा तक आपकी पहुंच है, लेकिन आप अपनी उस जायज पहुंच का इस्तेमाल संगठन की इजाजत के बिना उसके नाजायज दुरुपयोग की मंशा से करते हैं, तो वो भी इसी अपराध के दायरे में आएगा। कॉल सेंटर्स या लोगों की जानकारी रखने वाले संगठनों में इस तरह की चोरी के मामले सामने आते रहे हैं। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार से हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ यानी कि अधिवक्ता सैफ खान जी आपको जानकारी देंगे साइबर क्राइम से संबंधित। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी यहाँ पे जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उस बाबत वो आपको देंगे। अगर आपका किराएदारी कानून से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, यानी कि अगर साइबर क्राइम से कोई जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है, किसी भी तरीके का सवाल आपके जहन में उभर रहा है, तो बाकायदा यहाँ पे 2 टेलीफोन नंबर्स हैं, वो आप डायल करके अपने शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 2 नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। साइबर क्राइम से जुड़ी हुई कोई भी कानूनी जानकारी आप ले सकते हैं। कानूनी सहायता के लिए आप डायल करिए 2 नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, 7065013841 और साथ ही दूसरा नंबर भी है यहाँ पर आपके लिए 8377009636। 2 नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, 7065013841 और साथ ही 8377009636। ये दोनों नंबर सिर्फ आपके लिए हैं। और लीगल हेल्पलाइन प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आप साइबर क्राइम से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी ले सकते हैं। बाकायदा इस कार्यक्रम में आप फोन कीजिए। ये 2 फोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इनको नोट कर लीजिए और नोट करने के साथ साथ ही डायल कीजिए। अगर आपके जहन में किसी भी तरीके की कोई शंका, किसी भी तरीके का कोई सवाल साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है, तो आप सीधे सीधे इन नंबर्स को डायल करके हमारे जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़ेंगे उनसे बाकायदा इस तहत कोई भी जानकारी ले सकते हैं। जहां साइबर क्राइम जिसको लेकर लगातार खबरें निकलकर सामने आती हैं और उस बाबत आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं, कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन उस बाबत भी इस क्राइम पर नकेल नहीं लग पा रही। कारण क्या है इसके पीछे? और सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर साइबर क्राइम होता किस तरीके से है। इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता सैफ खान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सैफ खान जी, सबसे पहला सवाल यही लोगों के जहन में आता है, कई एक ऐसी भी जनरेशन है जिसको नहीं पता कि साइबर क्राइम आखिर भला क्या है। जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर ये कह लीजिए कि शहरी तबका है, वो तो अच्छे से वाकिफ है, लेकिन एक तबका और भी है जो इस क्राइम से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है। क्या है ये साइबर क्राइम? कैसे माना जाए कि ये क्राइम साइबर क्राइम है?
नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद टू इनवाइट मी ओवर द शो। माय ऑडियो इज क्लियर? जी बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। जी थैंक यू। सो देखिए, साइबर क्राइम का जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, इट इज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले वक्त में रहेगी। और टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे इजाफा होगा वैसे ही क्रिमिनल्स भी अपनी जो टेक्निक है उसमें इजाफा करते जाए। लेकिन फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड, ये समझना है कि साइबर क्राइम आखिर है क्या। साइबर क्राइम इज एनीथिंग जिसके अंदर कंप्यूटर का यूज या कंप्यूटर को टारगेट किया जाए, वो साइबर क्राइम। तो क्राइम तो एक कन्वेंशनल क्राइम ही होता है, जैसे घर के अंदर चोरी या रॉबरी या किसी के साथ छेड़छाड़। यही चीजें अगर कंप्यूटर के ऊपर की जाए तो वो फिर साइबर क्राइम बन जाता है। तो अगर आपने किसी से अवैध तरीके से पैसे एक्सटॉर्ट करना है तो एक्सटॉर्शन का, इसी तरीके से अगर आप तुमको यूज करके एक्सटॉर्ट करते हैं तो वो इट विल बी ऑल्सो कवर्ड अंडर द साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन दायरा इन्वेस्टिगेशन का होता है, आईटी एक्ट से ही लिमिटेड नहीं है। आईटी एक्ट है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कैसे हो, कौन से सेक्शन, लेकिन उन अपराधों के साथ आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड है या फिर कोई स्पेशल एक्ट है, फॉर एग्जांपल टेररिज्म जो एपीए एक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या कॉपीराइट उल्लंघन के लिए कॉपीराइट एक्ट, वो सारे एक्ट्स भी उसके साथ जिस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रही हो उस एक पर्टिकुलर कंप्लेंट या एफआईआर के अंदर लगाया जा सकता है। साइबर क्राइम को समझने के लिए सबसे जरूरी हमें एक बहुत जरूरी चीज ये दिमाग में रखना है कि ये दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है इन अ वे कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। इसका मतलब कोई नियमित तौर से ये डिवाइडेड नहीं है, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन, एक तो क्राइम है जो क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल किसी की रेपुटेशन को हार्म करना, किसी की फोटोग्राफ लगा देना, किसी के साथ चीटिंग करना या उनका बैंक अकाउंट हैक करना। दूसरा क्राइम कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट है, किसी कंपनी का डेटा हैक करना, किसी कंपनी के में रैंसमवेयर छोड़ना, उनसे पैसे डिमांड करना, किसी कंपनी का डेटा हैक करके या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेके किसी कॉम्पिटिटर को बेचना, तो वो कॉर्पोरेशन। लेकिन विजिलेंस और इसमें जो सबसे जरूरी चीज एक इंडिविजुअल को करना है वो ये है कि अपने आप ही हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि हम कंप्यूटर के अलावा अब आज की दुनिया में आने वाले वक्त में काम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग से लेके बिल भरने से लेके गवर्नमेंट, इनफैक्ट जब तक आप अगर कोई सरकारी सुविधा का भी अगर लाभ उठाना है तो आपको कंप्यूटर के माध्यम से जैसे कोविड वैक्सीन ये लोग करते हैं, तो सब कुछ एक डिजिटाइज हो गया एंड दे आर कंप्लीटली गोइंग टू गेट डिजिटाइज विद टाइम। आने वाले वक्त में और डिजिटाइजेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए हमें अपने आप भी सतर्क रह के चलना है। तो कुछ बहुत जो बेसिक क्राइम्स जो देखे जा सकते हैं जो शुरू में स्टार्ट हुए थे वो था कि साहब किसी को फोन करना और उससे उसका डेबिट कार्ड की एंट्री ले, डेबिट कार्ड नंबर लेके, और फिर वो साइबर क्रिमिनल्स क्या करते थे, उस डेबिट कार्ड का क्लोन बना के उनके पैसे जिनसे आपने डेबिट कार्ड का नंबर लिया है और वो उसके अकाउंट से पैसे निकाल। तो इस तरीके के क्राइम से स्टार्ट हुआ, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किसी क्राइम में यूज होता है वो साइबर क्राइम के माध्यम से जाता है। तो ये एक ब्रीफ है साइबर क्राइम, दिस इज व्हाट साइबर क्राइम इज अबाउट। बिल्कुल, लेकिन अगर यहाँ पर ये समझा जाए कि जो साइबर क्राइम है या फिर साइबर लॉ, बाकायदा हम फ्लैश भी कर रहे हैं कि प्रावधान जानने की कोशिश कीजिए। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो साइबर लॉ है आखिर इसके प्रावधान किस तरीके से होते हैं। देखिए, उस साइबर क्राइम में प्रावधान हर केस के हिसाब से जिस तरीके का ऑफेंस हुआ, इस तरीके की the kind of offense that has been committed by a particular individual या group of individuals, उसके हिसाब से सेक्शन को इन्वॉल्व। तो अगर किसी के सिस्टम में आके हैक कर ले तो दैट इज फॉर हैकिंग, उसकी जो प्रावधान है वो सेक्शन 66 के अंदर दिया हुआ आईटी एक्ट।
तो आईटी एक्ट के अंदर even for made be for personal information hacking or made be for identity theft, which is 66C of the ITI. And if you go to cyber terrorism, that is 66F. तो आप ये देखेंगे कि आईटी एक्ट के अंदर एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हुए करने से ज्यादा वो सारी चीजों को कवर, साइबर टेररिज्म तक, और उसके बाद चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और ऑल दोस थिंग्स आर आल्सो कवर्ड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, लेकिन इसके लिए हाँ जी सजा का जो प्रावधान होता है, जैसे कि आपने हैकिंग का जिक्र किया था, बाकायदा किसी की भी कोई भी डेटा के कोई भी डिटेल अगर आप हैकिंग के जरिए इस्तेमाल लेते हैं या फिर उसका नाजायज इस्तेमाल करते हैं, गैर कानूनी इस्तेमाल करते हैं, सजा का प्रावधान किस तरीके से होता है? आखिर देखिए, किस सजा तरीके का की सजा प्रावधान होती है? टैम्परिंग ऑफ कंप्यूटर सोर्स कोड है या कोई कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ी करने का है, उसमें 3 साल की सजा है और 2 से 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी किसी की प्राइवेसी का वायलेशन तो उसमें 3 साल की सजा है, या अगर साइबर टेररिज्म है तो उसमें इम्प्रिजनमेंट कैन बी अप टू लाइफ, सो दैट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ साइबर टेररिज्म। देन इफ इट्स कमिंग टू समथिंग पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसके अंदर 5 साल तक की सजा है और फाइन हो सकता है 10 लाख रुपए तक। आगे फिर जो ऑफेंसेस हैं, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली स्प्लिट, वो उसके अंदर 7 साल तक। तो और स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन वो 67B ऑफ द आईटी एक्ट दिया हुआ है, जिसमें अगर आप पब्लिशिंग या ट्रांसमिट करते हैं मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट, उसके अंदर सजा भी 7 साल तक। तो इसी तरीके से बहुत से सेक्शन जहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ या हैकिंग हुई या साइबर टेररिज्म हुआ या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ to individual or I mean for any adult or as well as the children, then उसके sections और उनकी सजाएं काफी stringent है। और रिपोर्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो मैं ये बताऊंगा दर्शकों को कि अगर सबसे पहला जो फ्रॉड सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं वो है बैंकिंग फ्रॉड। तो मेल्स आ जाती हैं, के पास कोई व्हाट्सएप आ जाता है या मैसेज आ जाता है फोन पे, और कभी भी वो आपसे ये बोलते हैं कि साहब आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए ओटीपी प्रोवाइड करिए। तो कभी भी कोई भी बैंकिंग या कोई कॉर्पोरेशन ऐसा नहीं करता है। वो सपोर्ट सिस्टम के लिए ना तो ऐप देते हैं और ना ही कोई ओटीपी मांगते हैं फोन पे। तो कभी भी ना ओटीपी दें, ना कोई ऐसी ऐप डाउनलोड करें जिसकी आपको जानकारी खुद ना हो। दूसरा ये कि अगर कोई ऑफेंस हो जाता है, तो मान लीजिए आपके पास एक ऐप आई और आपने उसमें ओटीपी था, आपसे किसी ने फोन किया और कहा कि साहब हमने आप बैंक को ओटीपी भेजा है, नहीं तो आपका बंद हो जाएगा। तो अगर आपका पैसा वापस निकल जाता है तो सबसे पहला काम है कि आप पुलिस में जाने से पहले अपने बैंक फोन करके सूचित करें, और उसके बाद या तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेंट कराएं या फिर आप www.cybercrime.gov.in पर पोर्टल है उसके ऊपर जाके नेशनल क्राइम पोर्टल पर, साइबर क्राइम पोर्टल के ऊपर अपनी जाके कंप्लेंट आप रजिस्टर करें। और आपको मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी हाल ही में उन्होंने एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर प्लेटफॉर्म वो किया है, लॉन्च किया है, जो नंबर है 155260। इसमें क्या है कि अगर कोई भी आदमी या कोई भी इंडिविजुअल इज सब्जेक्टेड टू साइबर क्राइम, ही कैन मेक अ कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, और वो जब वो इस नंबर पे फोन करेंगे तो पुलिस ऑपरेटर जो होगा वो नोट डाउन करेगा फ्रॉड के ट्रांजैक्शन, बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कॉलर होंगे उनकी, और सबमिट वो फिर एक फॉर्म में एक टिकट के द्वारा उसको फ्लैश कर देंगे। तो इस नंबर से सारे के सारी बैंक सब कनेक्टेड, तो वो चीज सबके पास जाके एक जगह फ्लैश कर देगी। तो ये जो स्टेप मैंने लिया है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अफगान जी, एक पोर्नोग्राफी को लेकर भी समस्या सामने आती है, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो। इसको रोका कैसे जा सकता है? और अगर किसी भी व्यक्ति से संबंधित, किसी बच्चे से संबंधित, किसी महिला से संबंधित इस तरह का साइबर क्राइम होता है तो क्या किया जाए फिर? मैम आई एम सॉरी, आपका ऑडियो थोड़ा सा अनक्लियर था। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है साफ खान साहब? जी, अब आ रही है।
जी, बताइए। मेरा सवाल ये है पोर्नोग्राफी को लेकर, खासतौर पे जो बच्चों और महिलाओं से संबंधित होता है। हम अक्सर देखते हैं, चाहे एमएमएस हो या फिर दूसरे तरीके के आपत्तिजनक वीडियो, वो शेयर भी होते हैं, अपलोड भी होते हैं और उसके बाद देखने को ये मिलता है कि सिर्फ जो पीड़ित है उसको बदनामी मिलती है, लेकिन कार्रवाई कुछ खास देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर ऐसे में कोई शख्स, कोई महिला, कोई बच्चा इस तरीके से शिकार होता है, तो पहला कदम क्या उठाया जाए? देखिए, सबसे पहला कदम जो उठाना चाहिए इस चीजों में, उस एविडेंस को सिक्योर करना चाहिए। जिस तरीके की वो वारदात हुई है, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास पहले आप सिक्योर करें। फिर जो कॉलर है या जो अकाउंट है उसको ब्लॉक करें और अपना पासवर्ड चेंज करें, क्योंकि ये जो चीज हो रही है किसी ना किसी वजह से हो रही है। जैसे आजकल हम लोगों के पास एंड्रॉइड फोन्स हैं, तो हम कुछ ऐसी एप्स अननोइंगली डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे ये क्रिमिनल्स बैठे होते हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उसका एक्सेस मिल जाए। वो करने के बाद आप सबसे पहले कंप्लेंट फाइल करें अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के लिए। वहां कंप्लेंट फाइल करने, जब वहां कंप्लेंट आप फाइल करें, तो वहां पे जो सीनियर ऑफिसर है पुलिस में, उनसे जाके मिले। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है कि कैसे उन्होंने कंप्लेंट करना है। तो एक लिखित में कंप्लेंट बनाइए और जाके सीनियर ऑफिसर में पुलिस थाने से मिलिए। और जहां महिलाओं के या बच्चों के रिलेटेड कोई ऑफेंस होता है, तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जहां लोगों से सुना है, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन कार्रवाई करने के लिए पुलिस को आपने सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और ऑफ कोर्स एक बहुत भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिसकी प्रोफाइल को हैक किया जाता है, जिसके चेहरे पे मतलब जिसकी फोटो को मॉप करके अश्लील तस्वीरें लगाई जाती हैं, ये तो जरूर है कि उनकी रेपुटेशन को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। लेकिन जो चीज उस समय हो चुकी है, उसको अलग करके सबसे पहले अपना ध्यान पूरा कार्रवाई पे लगाएं। और जब आप पुलिस के पास जाएंगे और आप ये चीज रिपोर्ट करेंगे, तो पुलिस के पास वो सारे माध्यम हैं कि वो उस पेज को, अगर वो फेसबुक पे हो रहा है या किसी और माध्यम पे हो रहा है, दे कैन इमीडिएटली गेट इट टेकन डाउन। दे विल राइट टू दैट पर्टिकुलर, वो कॉन्टैक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर एजेंसी को, जो उस एजेंसी का नोडल ऑफिसर होता है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है या ट्विटर है या कुछ और है, वो उनके नोडल ऑफिसर्स होते हैं। उनके नोडल ऑफिसर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, वो नोडल ऑफिसर उस पर एक्ट करेंगे। ये उनको लीगली एक्ट करना पड़ता है कि आईटी एक्ट के अंदर दिया हुआ है, सेक्शन 79 के अंदर, कि कोई भी इंटरमीडियरी है, तो अगर पुलिस से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तुरंत ही ब्लॉक किया जाए। और दूसरी एक चीज जरूर ये ध्यान में रखें कि आपको पहली दफा अगर आपके पास पुलिस स्टेशन पास में नहीं है, तो आप सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर पे फोन करें। या तो 100 नंबर है, या जिस शहर के अंदर, जिस स्टेट के अंदर जो भी पुलिस ने नंबर इमरजेंसी का रखा हुआ है। और अभी आपको जो मैंने नंबर बताया, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी किया है साइबर रिलेटेड फ्रॉड में, 155260, ये हेल्पलाइन नंबर जरूर नोट करें। कि कोई भी साइबर क्राइम इस तरीके का हो रहा हो, उस पर फौरन फोन करके उसकी जान। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सैफ खान साहब इस सारी जानकारी के लिए। और ये बहुत ही ज़रूरी यहाँ पर निर्देश है, उसके साथ ही जानकारी है जो कि आम लोगों के लिए, खासतौर पे जो साइबर से जुड़े हुए हैं, लगातार उन तरह की एक्टिविटीज़ में रहते हैं, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।